गांव में एक कहावत क्या करें, गांव में एक कहावत क्या करें, रों तो जाए मरड़ा की खबर ले आवे। कि भाई आज तो मन से जाए कि नहीं मिले तो फिर मिले भी बने नहीं। चलिए। तो एक बार इस कहानी को मैं पूरी एक साथ जोड़ के आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आप सब जान गए, सब पूरी कहानी आपको पता है। उसके बाद कुछ एक आधे फैक्ट अगर और लगेंगे तो अभी लिखवा देते हैं, फिर आज इसको खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक। और कौन सा करेक्टर बच गया है? और बताओ कोई करेक्टर। मान ली तो आएगा। द वेंडर ऑफ स्वीट्स। पहले मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, फिर फैक्ट आप बता देना, फिर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए। तो ये कहानी है जगन की। जगन और जगन की वाइफ कौन है? अंबिका। ठीक है। एक जगन है, जगन की वाइफ है अंबिका। और जगन के इकलौता बेटा है जो कौन है? माली। और माली की सो कॉल्ड वाइफ कौन? ग्रेस। ठीक। इधर एक कजन है जो सबका कजन है, और जगन का भी कजन है। और एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? चिन्ना दोराई। क्या? चिन्ना दोराई। ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है। इसमें एक करेक्टर हमारे पास कौन है? शिवारमन। कौन है? शिवारम। एक कैप्टन है, एक नटराज है। ठीक। ऐसे तो एक गणेश राव है, एक गफूर है ना? गफूर है। जिनके नाम पता है, बाकी तो फिर ऐसे और आते रहेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि जगन नामक व्यक्ति जो कि एक मिठाई की दुकान चलाता है। जगन एक मिठाई वाला है, और इसकी एक मिठाई की दुकान है। मार्केट, क्राउडेड मार्केट के बीच इसकी दुकान है। ये लगभग जगन जो है अपनी सिक्सटीज में है। सिक्सटीज की इसकी एज है। गांधी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में बिलीव करता है।
सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करता है और नेचुरोपैथी में बिलीव करता है। ठीक, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग गांधी प्रिंसिपल, नेचुरोपैथी में बिलीव करता है, भागवत गीता पढ़ता है। क्या पढ़ता है? भागवत गीता का अध्ययन करता है, स्टडी करता है। अपनी दुकान में मिठाइयाँ बनाता है, हो सकता है उसमें और भी मिठाइयाँ बनती होंगी, पर दो विशेष मिठाई जो बनाता है, एक है मैसूर पाक और दूसरी जलेबी। ठीक है, मैसूर पाक और जलेबी बनाता है। जब इसकी दुकान में आप देखते हैं तो इसकी दुकान जो है लगभग शाम को 7 बजे तक चलती है, और दुकान के अंदर एक हेड कुक है, उस हेड कुक का नाम क्या है? शिवारमन। शिवारमन क्या है? हेड कुक है। और उसके अलावा वहाँ एक स्टॉल बॉय है, और स्टॉल बॉय के अलावा और भी 3 कुक हैं, और एक कैप्टन है जो कि वहाँ गेट पे खड़ा रहता है। और कैप्टन को हम किस नाम से जान रहे हैं? चौकीदार। वो कैप्टन को चौकीदार के नाम से पुकारता है, बुलाता है। चौकीदार को कैप्टन के नाम से बुलाता है। ठीक, यानी चौकीदार है और चौकीदार को किसके नाम से? कैप्टन के नाम से बुलाता है। ये गेट पे खड़ा होता है। ठीक, दुकान में अगर देखेंगे तो दुकान में लक्ष्मी देवी की पूजा करता है। ये दुकान के अंदर लक्ष्मी की पूजा करता है। एक मिस्टर नोबेल का भी कोई पिक्चर सी, तस्वीर सी वहाँ दिख रही, लगी हुई, जो कि वहाँ पहले क्या रहे हैं? कलेक्टर रहे हैं। क्या रहे हैं? अपनी दुकान में अडल्ट्रेशन को लाइक नहीं करता है, मतलब प्योर घी में दो मिठाइयाँ बनाता है और बिल्कुल सात्विक तरह से दुकान चलाता है। बाकी सब चीज़ें इसमें ठीक हैं, बस एक शाम को थोड़ी गड़बड़ करता है। 2 अकाउंट रखता है। एक पहला जार जो स्टॉल बॉय लेके आता है वो 6 बजे लाता है, और उसके बाद एक दूसरा जार उसके पास 7 बजे आता है। ठीक, दुकान में 2 अकाउंट मेंटेन करता है। एक अकाउंट टैक्स कलेक्टर को दिखाने के लिए रखता है, और एक खुद के हिसाब बही खाता खुद का रखता है। ठीक, इस दुकान में एक जो महान व्यक्ति जो वहाँ आता है वो है कज़न। एक कज़न का टाइम फिक्स है, शाम को 4:30 बजे दुकान में आता है, और दुकान में आके सीधा किसी से बात नहीं करता, डायरेक्ट एंट्री जहाँ मिठाई बन रही होती है वहाँ लेता है, और मिठाई खाते हुए मुंह पूछता हुआ, उसमें लिखा हुआ है मुंह पूछता हुआ, और वहाँ आता है और पास में आके किसके बैठता है? जगन के। और जगन की बढ़िया सी चापलूसी कर देता है, और उनकी आपस में दोनों की वार्तालाप चलती रहती है। जगन भी जो है वो कजिन का क्या है? एडिक्टेड है, उसका एडिक्शन है। दोनों एक दूसरे से वो बात करते हैं और उनका टाइम पास इस प्रकार से हो जाता है। हालांकि कजन को भी पता है कि जगन शाम को जब अपना काउंटर यानी अमाउंट कलेक्ट कर रहा होता है तो किसी की कंपनी नहीं चाहता, तो कजन भी चुपचाप उसको छोड़ के चला जाता है, और जगन जो है अपने पैसे को कलेक्ट करके वहाँ आराम से सेट कर लेता है। ठीक, ये इसकी दुकान की क्या है? दिनचर्या है। क्लियर? दुकान में वैसे ये भिखारियों को भी अलाउ नहीं करता है। शुक्रवार के दिन जो है वो अलाउ है, बाकी दिन उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। अच्छी खासी दुकान चलती है, 1,000 रुपये प्रतिदिन वो कमा लेता है। ठीक है, तो ये दिनचर्या किसकी है? जगन की। क्लियर? उसके बाद जगन की दुकान से जब उसके बाद अपने घर जाता है, शाम को 7 बजे दुकान को लॉक करता है, और दुकान को लॉक करके किधर की तरफ बढ़ता है? घर की तरफ। जब घर की तरफ बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ों को देखता हुआ आगे बढ़ता है। याद तो आ रही है आपको चीज़? जब घर की तरफ आगे बढ़ता है तो उसमें कई चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी चीज़ें हमने फैक्ट में लिखी हैं। वो जब आगे बढ़ेगा तो उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है? कृष्णा डिस्पेंसरी है जिसको कृष्णा चलाते हैं वहाँ। उसके अलावा नटराज की प्रिंटिंग प्रेस है, जो ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस है। ये वही नटराज ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस है, नटराज जिसको चला रहा है। इस ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस में जो है वो क्या कर रहा है? अपनी बुक दी हुई है पब्लिश करने के लिए। उस बुक का नाम है नेचर क्योर एंड नेचुरल डाइट। वो बुक उसको दी हुई है, लेकिन वो बुक बेचारे की पब्लिश नहीं हो रही है। आते जाते रोज वहाँ उस दुकान पे धोख देके जाता है, लेकिन दुकान वाला उसकी बुक को पब्लिश नहीं कर रहा है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ता है, उसको बहुत सारी हमें और भी जगह बताई गई हैं जिसमें लावली एक्सटेंशन है, और एक स्टेचू जो है वो भी हमारे सामने आ रहा है। कबीर लेन का भी जिक्र किया गया है। बहुत सारी जगह हैं वो जो आती हैं। आगे जाते जाते इसमें एक खास बात इसको क्या दिखाई देता है कि कोई बिल्डिंग सी बनी हुई है, उसके बाहर बहुत सारे जो हैं, जो लीव्स पत्तियों के बने हुए जो हैं वो प्लेट्स हैं, और उनमें जूठा खाना पड़ा हुआ है। और एक भिखारी भिकमंगा व्यक्ति आदमी जो है वहाँ उसमें से जूठा खाना वो उठा रहा है और खाने को खा रहा है। ठीक, ये बात देख के इसको बहुत अजीब लगता है, और कहता है कि ये शायद ये जो पत्तियों वाली जो पत्तल है ना, इनको क्या करना चाहिए? इनको बैन कर देना चाहिए, और केवल जो प्लेट होती हैं या तो जो
किसकी चीनी मिट्टी वाली जो बनी हुई होती है, उन्हीं प्लेट्स में जो है वो खाना परोसा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन इस बात को सोचते सोचते इसके दिमाग में एक विचार और आता है कि अगर ऐसा होगा तो जो पत्तियां बनाने वाले लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए ऐसा करना भी ठीक नहीं है, पहले उनके लिए कोई रास्ता ढूंढा जाए, उसके बाद इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। कुल मिला के उसको एक नेशनल प्रॉब्लम मानता है और ऐसा सोचते सोचते वो आगे बढ़ जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जगन की जो जिंदगी है वो घर से मकान तक और मकान से दुकान तक उसकी जर्नी इसी तरह चलती रहती है। डेली का उसका ये शेड्यूल है। उसके साथ एकमात्र जो व्यक्ति जो रहने वाला कौन है, कजन है, वहाँ दुकान में जो मतलब सपोर्ट करने वाला। जब घर में आते हैं तो हमें पता लगता है कि उसका एक बेटा है और उसके बेटे का नाम माली है। माली उसका जो इकलौता बेटा है। और उसी समय में ये भी पता लगता है कि उसकी पत्नी का नाम क्या है, अंबिका है। ठीक, जगन, जगन की वाइफ कौन है, अंबिका। माली को जगन बहुत पसंद करता है और उसको एक बहुत प्रेम करता है, बहुत प्राउड फील करता है। उसको लगता है कि मेरा बेटा जो है वो बहुत हट्टा कट्टा है, सबसे अलग दिखता है, सबसे न्यारा है, अलग है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब अंबिका जो है, जो कि जगन की पत्नी है, एक्चुअली जब अंबिका की तबीयत खराब हुई, अंबिका जो है वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी, उसको ब्रेन ट्यूमर था। तो उस समय जगन जो है, अंबिका ये इसका मतलब ये नहीं कि उसका ध्यान नहीं रखता था, रखता भी था ध्यान। तो जगन उसको जाके कहता है कि भाई तेरा ब्रेन ट्यूमर का इलाज मैं कर सकता हूँ। और ब्रेन ट्यूमर का इलाज किसकी सहायता से कर सकता हूँ, नेचुरोपैथी से। मेरे पास बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं जिसकी सहायता से मैं आपकी पत्नी का इलाज, नहीं सॉरी, अपनी पत्नी का इलाज कर सकता हूँ, यानी अंबिका का इलाज कर सकता हूँ। लेकिन अंबिका उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। किसको, नेचुरोपैथी को। वो कहती है मेरे को तो तू गोली दे दे ताकि मेरा थोड़ा सिर को दर्द ठीक हो जाए और मैं नॉर्मल हो जाऊँ। तो बार बार एक टैबलेट की डिमांड करती है जिसका नाम एस्पिरिन है। ठीक है, एस्पिरिन टैबलेट जो है वो ले लेती है बार बार। कभी कभी उसका बेटा जो है माली, वो भी उस एस्पिरिन टैबलेट को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ नहीं आती क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे रखते हैं। तो माली को जगन कहता है कि तू कभी इसको छू मत लेना, ये बेकार की चीज़ें हैं। तेरा पिता बहुत बड़ी किताब छापने वाला नेचुरोपैथी की, तुझे नेचुरल चीज़ें सिखाने वाला हूँ। हमें जगन की नेचुरल चीज़ों के प्रति जो इंटीमेसी है या उसके जो अटैचमेंट है उससे भी पता लगता है कि वो टूथब्रश जो होता है बने हुए पिग, बोलता है कि पिग जो सुअर है उनकी पूंछ से, टेल से बने हुए हैं, तो उनसे कभी भी वो दांत साफ नहीं करता। किससे करता है, नीम की ट्री। ठीक, मरघोसा बोलता है संजीवनी या अमृत, है ना, अम्ब्रोसिया। तो उनसे वो करना चाहता है कौन, जगन। इसके अलावा हमें एक जगन की खास बात और पता लगती है कि जगन जो है, चूंकि गांधी को बहुत फॉलो करता है, इसलिए जगन क्या करता है, घर में आके चरखा स्पिनिंग का काम भी करता है। और उसमें जो स्पिनिंग करता है उसको जाके बेच के आ जाता है। और लगभग उससे उसको कितने रुपए मिलते हैं, 5 रुपए से भी कम, लेस देन 5 रुपीज वो अर्न करता है। ऐसा इसलिए करता है, क्यों, ताकि गांधी जी के द्वारा चलाए बताए हुए रास्ते पे वो चल सके, बाकी पैसे को उसकी कोई तंगी नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। और उसके अलावा एक खास बात और है कि वो बेचारा हमेशा जो जूतियाँ पहनता है तो वो नेचुरल लेदर की पहनता है। किसकी, नेचुरल लेदर की। और ऐसे जानवर की पहनता है जिसने कैसी डेथ देखी हो, नेचुरल। तो दूर जंगल में कहीं जाता है और देखता है कोई नेचुरल जानवर पड़ा हो, मरा हो, वहाँ से उसकी चमड़ी जो है लाता है, लेदर लाता है और घर में आके उसको टैनिंग करता है, साफ करता है। और उसकी बदबू जो है सबसे ज़्यादा परेशान करती है किसको, अंबिका को। तो अंबिका कहती है कि भाई इसको तू मेरे घर से दूर रख। लेकिन जगन की आदत है और जगन जो है उसको लाता है। लेकिन जब अंबिका ज़्यादा बीमार हो जाती है और अंबिका जब बहुत सीरियस होती है तो जगन को अपने पास बुलाती है और कहती है पति परमेश्वर एक काम करना कि ये आज के बाद इस मेरी आखिरी इच्छा मानना है, लेदर घर में नहीं लाना। उस दिन के बाद से जगन ने लेदर में घर में लाना बंद कर दिया होता, अब लेदर घर में नहीं लाता है। अंबिका ब्रेन ट्यूमर से परेशान थी बेचारी और प्रलोक सिधार जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। और अब 2 ही लोग हैं घर में, जगन और माली। इस सारी प्रक्रिया में अंबिका की डेथ का जिम्मेदार जो है वो माली किसको मानता है, जगन को। किसको, जगन को। माली को लगता है कि अगर मेरे पिताजी ने नेचुरोपैथी वाली बात नहीं की होती तो शायद मेरी मदर की तबीयत ठीक हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये पहला कारण है जिसने रिफ्ट पैदा की, जिसने रिफ्ट पैदा की, दरार पैदा की, दीवार पैदा की, किसके बीच में, माली और जगन के बीच में। तो माली जो है बात करता है बहुत कम, किससे, जगन से।
और जगन एक डोटिंग फादर है, इसलिए वो भी बहुत कम बात करता है किससे, माली से। दोनों बातचीत नहीं करते हैं, प्रेम बहुत करता है पर बात नहीं करता है। और जहाँ बात नहीं हो वहाँ प्रेम नहीं होता है। इसका मतलब दोनों में दिखने में लग रहा है लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं है। जगन जो है अपने बेटे के लिए खाना बनाता है, लेकिन बेटा थोड़ा एरोगेंस है उस चीज़ में, कहता है मुझे मेरे को खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे खाना आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ, कैंटीन में, मैं कैंटीन में खाना खा लूँगा, मुझे खाने की नीड नहीं है। जगन क्या करता है, रोजाना जो है वो पैसे कहाँ रखता है, एक प्लेट जो रखी होती है घर में, वहाँ उसके प्लेट के नीचे पैसे रख देता है। और रोजाना चुपके से देखता है कि उन पैसों को माली ले गया या नहीं। वो पैसे इसलिए रखता है ताकि माली जब कैंटीन में जाए तो वहाँ उसको खाने के लिए सामान उपलब्ध हो जाए, उसके लिए पैसे उसको अवेलेबल करवाता है। इसका मतलब ये एक सटायरिकल वे में कहा गया है कि उन दोनों के बीच में जो लिंक का काम कर रहा है, वो रुपए जो हैं वो उनके बीच में लिंक का काम कर रहा है। किसके, जगन और माली, कि पैसे ले गए या नहीं लिए, ये उसकी प्रोसेस है, दोनों की प्रोसेस चलती रहती है। माली पढ़ाई कर रहा है, जगन जो है उसको दूर से देखता है, बहुत सारे लड़कों के बीच में वो अपनी साइकिल लेके खड़ा होता है। और जगन जब उसको दूर से नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसको लगता है नहीं मेरा बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, अच्छा खासा ठीक ठाक लग रहा है, और उसको उसमें देख के प्राउड महसूस करता है। कौन, जगन। कभी कभी उसको टेंशन भी होती है कि इसके जो दोस्त हैं या जिनके साथ खड़ा होता है, पता नहीं कैसे लोग होंगे, कहीं मेरे बच्चे को बिगाड़ ना दें, ऐसी भी उसके मन में भावना आती है। लेकिन कुल मिला के अपने बच्चे पे प्राउड फील कर रहा होता है। उसकी ज़िंदगी इस प्रकार से चल रही होती है, और अपनी दुकान में बैठा बैठा मिठाइयाँ बेचता है और भागवत गीता का अध्ययन करता है। ये लाइफ चल रही होती है किसकी, जगन की। एक दिन अचानक से उसकी ज़िंदगी में तूफान आता है, हल्का वाला। और तूफान इस बात को लेके आता है कि माली अनाउंस कर देता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, कि मैं मेरी स्टडी को यहीं बंद कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं कर रही, इसलिए अब मुझे बंद करना है स्टडी को। इस बात को सुन के सबसे ज़्यादा टेंशन में आता है कौन, जगन। उसको लगता है जिस बेटे के लिए मैंने इतने सपने देख रखे थे कि शायद कुछ अच्छा काम करेगा, शायद बढ़िया काम करेगा, अचानक उसने इस प्रकार का निर्णय कैसे ले लिया। जब आगे उसको जगन को माली के प्लानिंग की जगन जो है माली से बात करता है, कहता है भाई तूने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, तुझे क्या दिक्कत है, वहाँ कोई परेशानी है तो ये बता, वहाँ कोई दिक्कत है तो बता, मैं बात करूँगा, तेरे साथ चलूँगा। लेकिन माली कहता है नहीं, मुझे स्टडी आगे करनी ही नहीं है, और पढ़ाई के लिए बिल्कुल मना कर देता है। कौन, माली। उसके बाद जब आगे स्टोरी बढ़ती है तो जगन को पता लगता है कि माली एक राइटर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, राइटर। राइटर का मतलब लेखक से है, लेकिन जगन जो है राइटर को बाबू समझ लेता है, क्लर्क समझ लेता है। उसको लगता है मेरा बेटा क्या बनेगा, क्लर्क बनेगा। इस बात को लेके बहुत टेंशन में आ जाता है कौन, जगन। और जगन जब जब भी टेंशन में आता है तो उसको कौन याद आता है, कजन। तो किसके पास चला जाता है, कजन दुकान पे आता है तो उससे बात करता है कि यार माली ने अचानक से अनाउंस कर दिया है कि मुझे क्या नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है, और मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, राइटर। तो उससे पूछ उसका प्लान क्या है। कजन जो है उससे उससे प्लान पूछता है, और जब वो राइटर वाली बात का जिक्र करता है कजन जो है जगन के साथ, तो जगन क्लर्क समझ रहा था, इस बात को कजन समझ जाता है। तो कजन कहता है कि भाई राइटर का मतलब क्लर्क नहीं होता है, राइटर का मतलब लेखक होता है, जो कि किताबें लिखता है। तो आपका बेटा बाबू नहीं बनेगा, आपका बेटा लेखक बनेगा, क्लर्क बने, सॉरी, राइटर बनेगा। तो इस बात से सुन के थोड़ा जगन को तसल्ली मिलती है कि चलो मेरा बेटा क्या बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है। उसको फिर कालिदास जैसे, शेक्सपियर जैसे महान महान कवियों की याद आने लग जाती है, और लगता है कि अगला शेक्सपियर मेरा बेटा ही होने वाला है। ऐसा उसके मन में विचार आता है, किसके, जगन के। फिर जगन ये सोचता है कि मेरा बेटा कौन से सब्जेक्ट में, कौन सी लैंग्वेज में लिखेगा, इंग्लिश में लिखेगा या तमिल में। उसको लगता है कि अगर तमिल में लिखेगा तो उसको बहुत कम लोग जानेंगे, और अगर इंग्लिश में लिखेगा तो ज़्यादा लोगों तक उसकी बात पहुंच जाएगी। तो चाहता है कि इंग्लिश में लिखे। इस प्रकार से विचारों में खोया रहता है, और लगता है कि मेरा बेटा जो है आगे जाके महान काम करने वाला है। और जब किताब लिख देगा वो, तो उसकी किताब को लोग पढ़ेंगे, उसकी किताब को लोग पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे इसका मतलब एक तरह से लोगों के लिए सेवा करेगा। क्या करेगा, सेवा, सर्विस, है ना, वर्ड बोल रहा हूँ, सर्विस, कि लोगों की सेवा करेगा। और जब वो सेवा यानी सर्विस वर्ड उसके दिमाग में आता है, तो उसको किसकी याद आती है, महात्मा गांधी की। उसको लगता है कि महात्मा गांधी ने भी लोगों की सेवा की। महात्मा गांधी ने अपने जीवन को, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर और लोगों की भलाई के लिए सेवा की। तो जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने देश की सेवा की स्वतंत्रता आंदोलन में, उसी प्रकार मेरा बेटा
किताब लिख रहा है, और जब उसको लोग पढ़ेंगे तो एक तरह से वो भी लोगों की क्या करेगा, सेवा करेगा। इसी दौरान हमें पता लगता है कि महात्मा गांधी जी भी एक बार मालगुडी में आए थे 1937 में। 1937 में महात्मा गांधी जी कहाँ आए, मालगुडी में आए। ठीक, इससे हमें ये भी पता लगता है कि जगन ने जो है वो फ्रीडम मोमेंट में भी भाग लिया है। यहाँ तक कि आपको मैंने बताया कि वो जेल में भी गया था, है ना, यूनियन जैक फ्लैग बिल्डिंग पे झंडे के चक्कर में वहाँ जेल में भी गया वो। और महात्मा गांधी कब आए, 1937 में। कुल मिला के उसके मन में सारे विचार चल रहे होते हैं कि मेरा बेटा सर्विस करेगा देश की, क्या बन के, राइटर बन के। ठीक है, तो उसके मन में अच्छे, जगन जो है अपने बेटे से बात करता है, और उसका बेटा कहता है कि पिताजी एक राइटिंग कंपटीशन होने वाला है बहुत बड़ा। ठीक, और उस कंपटीशन में मैं भाग लूंगा, और 30,000, कितने रुपए, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए की मुझे इनाम मिलेगी। उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। कितनी, 30 सितंबर। डेट भी हुई, कंपटीशन भी हो गया, लेकिन उसके बेटे को कोई प्राइज वाइज नहीं मिला। बेटे से पूछने की कोशिश की तो बेटा भी कोई सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहा, कि बार बार मुझसे क्यों इंटरोगेशन करते हो, और इतनी हिम्मत है नहीं जगन की कि ज़्यादा उससे इंटरोगेशन कर ले। चलो बात आई गई हुई। आजकल जगन जो है उसको लग रहा है कि माली घर में रुकता ही नहीं है। माली आजकल एक टाउन लाइब्रेरी बनी हुई है, उस टाउन लाइब्रेरी में वो जाता और वहाँ स्टडी करता है एक तरह से जाके। कौन, माली। माली वहाँ जाता है। एक दिन कजिन जो है उसके थ्रू उसको एक बात और पता लग जाती है, और अब उसको लगता है कि उसका बेटा तो अभी यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, अमेरिका में। अमेरिका क्यों जाएगा, कहता है वो राइटिंग सीखने अमेरिका जाएगा। तो जगन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, उसको लगता है अरे दुनिया तो है भारत देश में राइटिंग सीखती यहाँ के लोगों से, कालिदास जैसे लोगों से, और राइटिंग टेक्निक सीखने के लिए अमेरिका में जाना पड़ जाए, ऐसी कौन सी बात हो गई। तो उसको थोड़ा इस बात को भी और गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आके रह जाता है। गुस्सा चलता नहीं तो अंदर ही दब जाता है, कुछ लेना देना नहीं है। तो उसके बाद अगली बात उसको पता लगती है कि छोड़, जाने की प्लान छोड़ो, उसने तो टिकट भी बुक कर दी है। और टिकट बुक करने के लिए वो चला जाता है कहाँ, मद्रास। और वहाँ जाता है और टिकट बुक करके आता है, किसकी, प्लेन की। और टिकट बुक करने के लिए पैसे भी पिताजी के उठा के ले जाता है। अब उसको समझ में आ गया कि पैसे कहाँ गायब हो गए, उसका मतलब पैसे 10,000 उठा के उसने उठा लिए। हालांकि बाद में जगन सावचेत हो जाता है और पैसे जगह चेंज कर देता है कि बेटा अगली बार नहीं मिलेंगे तेरे को यहाँ। तो जगन जो है लेकिन दुखी होता है कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, अमेरिका। फिर जब कजन से पता लगता है कि प्लेन में जा रहा है, कल प्लेन में जा रहा है, तो वहां भी उसको थोड़ा डर लगता है कि प्लेन में नहीं जाना चाहिए, उसको किस में जाना चाहिए, स्टीमर में जाना चाहिए, यानी जहाज वाली, पानी वाली जहाज में यात्रा करे, क्योंकि प्लेन कब क्रैश हो जाए पता नहीं, और क्रैश हो जाए तो मैं तो मारा जाऊंगा, इकलौता बेटा है कौन, माली। लेकिन उसकी सारी प्लान वलान जो भी सोच वो डर रह जाते हैं, और वो एक दिन आता है और माली जो है उड़ के कहाँ चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। माली जाके अमेरिका पहुंचता है, और अमेरिका जाके वहां से चिट्ठी प्राप्त होती है, किसको, जगन को। जब जगन को चिट्ठी प्राप्त होती है तो जगन बड़े प्यार से चिट्ठियों को पढ़ता है, और ना केवल खुद पढ़ता है बल्कि पूरी दुनिया को चिट्ठी पढ़ाता है। जो भी मिले उसको, एक्स मिले, वाई मिले, जेड मिले, लॉयर मिले, वकील मिले, जज मिले, या भिखारी मिले, कोई मिले, सबको चिट्ठी सुनाता है। और ऐसा लगता है कि अमेरिका की सारी खबरें उसके पास हैं, और पूरी दुनिया की खबरें उनको बताता है। हमें पता है कि वहाँ हमें अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या के बारे में पता लगता है, जिसका नाम क्या है, कैनेडी। ठीक है, उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कुल मिला के चिट्ठी जो है जगन के पास आती है, और जगन चिट्ठियों को रखता रहता है, उनको पूरा क्या बना रहता है, गिफ्ट हैम्पर की तरह ढेर बना के रख लेता है उसको। जब उसके बाद चिट्ठियां आती रहती हैं तो अचानक एक दिन जब सब लोग उससे बोर हो गए पढ़ने से, तो एक जो भिखारी होता है उसको पकड़ लेता है, और यहाँ तक कि उसको पैसे भी देता है, चिट्ठी सुन ले बस तू तो इतने चिट्ठियां सुनाता है, किसको, भिखारी को और लोगों को वहाँ के। इन सब चिट्ठियों से जिंदगी ठीक चल रही थी जगन की, लग रहा है बेटा अमेरिका गया है। लेकिन एक दिन एक टेलीग्राम मिलता है, क्या मिलता है, टेलीग्राम। और टेलीग्राम में लिखा होता है अनदर पर्सन विद मी, अनदर पर्सन विद मी। ठीक, जब इस केबल बोलते हैं, केबल, तार, तार मिलता है, तार में क्या लिखा है, अनदर पर्सन विद मी। जगन इस अनदर पर्सन विद मी को देख के टेंशन में आ जाता है कि ये अनदर पर्सन विद मी कौन है, अनदर पर्सन विद मी कौन है। लेकिन फिर ज़्यादा देर वेट करने की आवश्यकता नहीं थी, वो आता है, और गफूर नामक ड्राइवर जो है इसको साथ में लेके, और वो जो लोग उसको लेने के लिए चले जाते हैं, किसको, मालिक को।
जब स्टेशन पे माली को देखते हैं, माली जब आता है तो माली के साथ एक लड़की आती है और उसका नाम क्या है? ग्रेस। ग्रेस बेचारी हाफ अमेरिकन और हाफ कोरियन गर्ल है। को अमेरिकन इसलिए है क्योंकि इसके फादर जो है वो अमेरिकन है, अमेरिकन है, और मदर जो है वो कोरियन है। एक्चुअली इन दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? फुटबॉल मैच के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई। ठीक। ये जो ग्रेस है, इसने मार्गरेट स्कूल में स्टडी की है, और कौन सा सब्जेक्ट? होम साइंस की इसने स्टडी की है। ठीक। दोनों वहाँ आते हैं, और दोनों जब उसको देखता है ग्रेस को, तो जगन थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पूछ ले कि ये कौन है। दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी में रवाना हो जाते हैं। तभी माली जो है उसको बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा होता है। किसको? ग्रेस को। तो ग्रेस को एड्रेस करता है, वो क्या बोल के? हनी। हनी कह के एड्रेस करता है। तो जगन का तो माथा ठनक जाता है, लेकिन जगन कुछ भी नहीं बोल पाता है। वो तो बेचारा ऐसे टेंशन में है कि घर के आगे टैक्सी रुकेगी तो देखेंगे कि ये किसको ले आया, तो शायद लोग मुझे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, उस बात को लेके टेंशन में है। चलो, यात्रा पूरी होती है, घर में पहुंच जाते हैं जगन, माली और ग्रेस। वहाँ जब पूछ अंदर घर में पहुँचते हैं तो एक दो दिन उनको एडजस्ट होने में जैसा भी टाइम लग रहा है, अचानक जगन के मन में थोड़ा सा अटैचमेंट जरूर पैदा होता है। किसके प्रति? ग्रेस के प्रति। क्योंकि ग्रेस जो है उसके लिए एक गिफ्ट लेके आती है, गिफ्ट हैम्पर। सुनो, उस गिफ्ट हैम्पर में चाकू छुरी है, मारने के लिए नहीं है, खाने के लिए है ना, स्पून वगैरह, वो गिफ्ट हैम्पर में है वो। तो गिफ्ट हैम्पर जो है वो लेके आते हैं, और उस गिफ्ट हैम्पर को किसको देती है? ग्रेस जगन को। जगन थोड़ा खुश होता है, उसको लगता है कि कुल मिला के लड़की भले ही बाहर की लाए, लेकिन लड़की ठीक है। कौन? जगन। जगन सोचता है ग्रेस के लिए। ग्रेस भी थोड़ा वहाँ एडजस्ट हो जाती है, और ग्रेस पूरे उन रीति रिवाजों को फॉलो करने की कोशिश करती है जो कि वहाँ लोकल डायमंड एरिया में चलते हैं। वैसे कपड़े भी पहनने का प्रयास करती है, एज इट इज सारे उसी तरह से सब चीज़ों को फॉलो करने का प्रयास करती है। इस चीज़ से जगन थोड़ा खुश हो जाता है। किसके प्रति? ग्रेस के प्रति। ठीक है। उसकी दुकान की ज़िंदगी फिर चल रही है, अपनी दुकान पे जाता है, आता है। थोड़े दिन नॉर्मली सिचुएशन चलती है। ग्रेस की और जगन की दोनों की बात भी होती है। एक दिन ग्रेस कहती है कि आप अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, आपके लिए खाना मैं बनाऊंगी। तो बढ़िया उसको खाना बनाती है, बढ़िया उसके लिए खाना तैयार करती है। हालांकि जगन कहता है मुझे महात्मा गांधी ने से सीख मिली है कि खाना खुद ही बनाओ, तो खुद ही बनाता हूँ। पर फिर भी जब ग्रेस बनाती है तो बेचारा खा लेता है। तो थोड़ा थोड़ा उसकी ज़िंदगी में ठहराव आने का प्रयास हो रहा होता है। अचानक से एक दिन उसकी ज़िंदगी में फिर अगली टेंशन आती है, और माली जो है और ग्रेस दोनों, ग्रेस कहती है कि माली आपसे मिलने चाह रहा है। जैसे बाप बेटे को बुला रहा है, उल्टा था, बेटा बुला रहा है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके जगन अंदर बैठ जाता है। उधर ग्रेस खड़ी है, उधर माली है, सामने जगन बैठा है। तो माली जगन से कहता है कि पैसे चाहिए मुझे। और पैसे किसके लिए? कि मैं एक राइटिंग मशीन फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या? राइटिंग मशीन फैक्ट्री। जगन जब सुनता है तो उसको टेंशन हो जाती है। उसको लग रहा था कि ग्रेस जो खाना वाना खिला रही थी कई दिन से, इसीलिए खिला रही थी कि मैं मेरे को थोड़ा तैयार करे और मैं पैसे उनको दे दूं। पर इतना मैं चक्कर में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। पर अभिमन्यु फंस गया, आज क्या करे? इधर ग्रेस और उधर माली, और जवाब देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको सीधा रिप्लाई नहीं करता, वो पैसे की डिमांड करता है। कितने? $51,000। जगन जो है कहता है मुझे थोड़ा काम है, मैं दुकान पे जाऊंगा, और वहां से इतना कह के निकल लेता है। स्पष्ट जवाब नहीं देता है। किसको? मालिक को। दुकान पे चला जाता है, और दुकान पे सोच रहा होता है कि ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो पैसे की डिमांड करने लग गया। इसको ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, इसलिए शायद मेरा बेटा ऐसी हरकतें करता है। उसके बाद जगन से, जब माली से जगन बचने की कोशिश करता है, उसके आमने सामने आने की हिम्मत नहीं है, इसलिए छुप छुप के उससे निकलने का प्रयास करता है। एक दिन दोबारा माली और जगन का सामना होता है, और माली थोड़ा गुस्से में उसको बोलता है कि पिताजी क्या प्रयास किया आपने, आप मुझे पैसे देंगे या नहीं देंगे? जगन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। कहता है क्यों झूठ बोलते हो पिताजी, 1,000 रुपये पर डे कमा रहे हो दुकान से, और मैं अकेला ही तो हूँ, और पैसे किसके लिए कमा रहे हैं आप मुझे पैसे दें। वो कहता है मैं जो दुकान में काम है मैं जा रहा हूँ। जाते जाते नटराज की दुकान दिख जाती है उसके पास। कहता है भाई मेरी किताब छपी या नहीं छपी? बोला अभी तेरे बेटे के कार्ड छाप रहा हूँ, तेरी तेरी किताब बाद में से। बोलो काहे के कार्ड? बोला आपको नहीं पता, आपका भी नाम है, आप भी उसमें पार्टनर हैं। आपके बेटा जो है एक मशीन राइटिंग फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। अब जगन को लगता है कि घर जाऊंगा और फंस जाऊंगा, लेकिन फिर भी डरता डरता बेचारा घर पहुंच जाता है।
माली उसको एक दिन बैठा के पूरा समझाता है कि मैं एक मशीन तैयार कर रहा हूँ, वो मशीन अपने आप ही क्या करेगी, स्टोरी राइटिंग का काम कर देगी। उसमें 4 अलग अलग नोब होंगे, अलग अलग चीज़ें बताएंगे आपको। इस तरह से मैं मशीन तैयार कर रहा हूँ जिसमें अमेरिकन लोग शामिल हो रहे हैं। जगन कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन थोड़ा जगन टेंस्ड होता है और दुकान पे जाता है और उसके मन में एक विचार आता है कि मेरा बेटा शायद इसलिए सब कुछ कर रहा है कि उसको लगता है कि मैं बहुत पैसे कमाता हूँ। तो फिर क्या करता है, वो अनाउंस कर देता है कि आज के बाद मेरी दुकान की जितनी भी मिठाइयों की कीमत है मैं उसको 1/4 कर देता हूँ। और अपनी दुकान पे एक प्लाक कार्ड लगा देता है, 25 पैसे पर पैकेट। जब ये लगा देता है तो दुकान में भीड़ टूट पड़ती है, और जो दुकान 6 बजे बंद होनी चाहिए, 7 बजे बंद होनी चाहिए, वो 4 बजे सामान खत्म हो जाता है। शिवारमन कहते हैं क्या चक्कर है, बिजनेस बंद करना चाह रहे हो, कोई दूसरा बिजनेस खोलना चाह रहे हो? देवता क्या विचार है आपका? बोला कुछ नहीं, मेरा मन है कि दुनिया मिठाई खाए सब, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, सबको मिठाई खिलाना चाहता हूँ, ये मेरे मन में आइडिया है। शिवारमन तो काम कर रहा है, वो तो कुछ नहीं कह सकता। बोला तुम्हारी सैलरी वैलरी कुछ नहीं कम करेंगे। बोला 4 बज गए, सामान खत्म, हम क्या करेंगे? बोला कुछ नहीं, आप मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें भगवत गीता सुनाता हूँ। तो भगवत गीता सुनाना स्टार्ट कर देता है, किसको? शिवारमन और सारे को। वो कुक बेचारे, उनको आधा समझ में आता है, नहीं आता है, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, भगवत गीता सुन रहे हैं आराम से, क्योंकि दुकान में सामान खत्म हो गया। 2 दिन ऐसी प्रक्रिया चलती है, भीड़ भयंकर होती है। कैप्टन साहब जो है बच्चों को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ भयंकर टूट रही होती है। 3 दिन बाद उस नगर के बहुत सारे सेठ लोग हैं जो मिठाइयों की दुकान रखते हैं, वो वहाँ आते हैं, और उनके साथ एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या है, चिन्ना दुराई। ये व्यक्ति भी उनके साथ आ जाता है। जब सब वहाँ लोग बैठे होते हैं तो चिन्ना दुराई से पहले वो सेठ जो है जगन से बात करता है, कहता है आपका क्या प्लान है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मैं पूरी दुनिया को मिठाई खिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। उनके बीच में वार्तालाप होती है। जगन उनके लिए सोडा वाटर मंगवाता है, कहते हैं आप खुद भी तो पीजिए। बोला मैं सोडा वाटर नहीं पीता हूँ, मैं तो क्या क्या 20 सॉस है ना, ड्रॉप्स वाटर के पीता हूँ, हनी वाली, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पीता हूँ, दिन में इतना ही काम है मेरा। ठीक। और दूसरी बात, सोल्ट भी कम खाता है, नमक भी कम खाता है जगन। उसको लगता है नमक ज़्यादा नहीं खाता हूँ। मिठाई भी कम खाता है, पर दुनिया को मिठाई खूब खिलाता है। कौन? जगन। वो सब लोग चले जाते हैं, लेकिन चिन्ना दुराई वहीं बैठा रहता है। चिन्ना दुराई उसको कहता है क्या बात है, परेशान लग रहे हो, कोई दिक्कत है जीवन में? कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ, आप क्यों, आपको कोई और काम है मेरे से, क्यों रुक गए आप? कि नहीं नहीं, बस मैं तो यूं ही रुक गया। आप कौन है? कहता मैं हेयर डायर का काम करता हूँ, और जो सेठ है उसको मैं हेयर डाई करता हूँ, उसके बाल मैं काले करता हूँ, इसलिए उससे मेरे अच्छे रिलेशन है, आप कहो तो आपको भी यंग बना सकता हूँ। किसको? जगन। जगन से बातों बातों में और बात करता है, और अपने थोड़ी प्लान बताता, कहता है पास्ट में एक जंगल है, पास में जाओगे तो जंगल है, उस जंगल में शांति है, सुकून है, पीस है। जगन की लाइफ में इस समय पीस डिस्टर्ब थी, इसलिए पीस प्राप्त करने के लिए वो सोचता है कि ये सही कह रहा है, मेरे लिए एक मसीहा की तरह है, तो मैं भी कहाँ चलता हूँ, जंगल की इस तरफ। चिन्ना दुराई उसको इतना मोटिवेट करता है कि जगन को लगता है कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है उनका शायद सॉल्यूशन हो सकता है, मुझे कहाँ चलना चाहिए, जंगल में चलना चाहिए। तो चिन्ना दुराई के साथ जगन जो है वो कहाँ चला जाता है, जंगल में चला जाता है। कहाँ? जंगल में। जब वो चिन्ना दुराई के साथ जंगल में जाता है तो चिन्ना दुराई उससे बातचीत करता है। जगन वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत सारे पक्षी हैं, है ना, बहुत सारे जानवर हैं, स्नेक हैं, पाइथन है, बहुत सारे अलग अलग जानवर वहाँ दिखते हैं, बहुत सारे जानवर हैं। और उसको पीस महसूस होती है, किसको? जगन को। जगन को लगता है कि मेरी दुनिया तो क्या है, मैं सुबह उठो, दुकान में जाओ, मिठाई बेचो, दुकान के ताला लगाओ, फिर वापस आ जाओ, दुकान मकान दुकान मकान दुकान मकान में जीवन है, और तो मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। ये ठीक है, यहाँ कम से कम पीस तो है। चिन्ना दुराई उससे और बातचीत करता है। एक्चुअली चिन्ना दुराई जो है उसका गुरु था बड़ा, जिसका नाम क्या है, पेरिया दुराई। चिन्ना दुराई का जो बड़ा गुरु है उसका नाम क्या है, पेरिया दुराई। पेरिया दुराई। पेरिया दुराई का मतलब बड़ा गुरु, और चिन्ना दुराई का मतलब छोटा गुरु। ये जो पेरिया दुराई है बड़ा गुरु, अब ये दुनिया में नहीं है। ये पेरिया दुराई एक मूर्ति बनाना चाह रहा था, स्क्रिप्टर था वो भी, एक मूर्ति तैयार करना चाह रहा था बहुत बड़ी, और मूर्ति किसकी थी, गायत्री की। गायत्री देवी की मूर्ति बनाना चाह रहा था, गायत्री माता जी की मूर्ति बनाना चाह रहा था, जो कि 5 मुंह वाली थी। कितने मुंह? 5 मुंह, और 10 हाथ वाली देवी। ये देवी प्रज्वलन की देवी थी, डेटी ऑफ रेडियंस थी। उसकी मूर्ति बनाना चाह रहा था। उसको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जो उस एरिया को खरीद ले और वहाँ उस मूर्ति को बनवा दे। तो उसको लग रहा था जगन के पास बहुत पैसा है, और शायद जगन जो है इसमें हेल्प कर सकता है। तो जगन जो है उसको चिन्ना दुराई बहुत
खूब सारी बातें करता है, उसको अंदर पानी में अपने साथ ले जाता है, पौंड में। जब वो पौंड में जाता है उसको बहुत कूल काम महसूस होता है, और फिर जगन जो है उसको बाहर लाता है वापस, और चिन्ना दोराई अब काम की बात पे आता है। वो कहता है देख इतना बड़ा ये एरिया है, इसको आप खरीद लो, और यहाँ एक मूर्ति हमें बनवानी है, अगर आप हेल्प कर दो तो बहुत बड़ी बात है। जगन जो है म करके कुछ बोल नहीं पाता है, कहता है ये मरवा दिया, घर में माली फंसा रहा था, यहाँ ये फंसा रहा है। तो एक बार तो उसको थोड़ा टेंशन होती है, पर पता नहीं फिर भी उस बात के लिए थोड़ा वो मोटिवेट हो जाता है, उसको लगता है कि चलो यहाँ मुझे सुकून प्राप्त हो रहा है। तो जब वहाँ से वापस लौट के आता है वो, तो अपने आप में थोड़ा सा वो चेंज व्यक्ति होता है, चेंज पर्सन लगता है। कौन? जगन। जब जगन घर में वापस आता है तो माली तो दोबारा उससे फिर वही बात करता है कि क्या प्लान है, क्या डिसाइड किया आपने, क्या प्लान है आपका, क्या आप मुझे पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे? जगन कह रहा है मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कहते और जो मैं दुनिया से सुन रहा हूँ वो क्या है, पागल हो गए हो क्या आप? आपने पर पैकेट 25 पैसे, क्या करना चाह रहे हो आप? दुकान बंद करना चाह रहे हो कि क्या करना चाह रहे हो? बोला नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया मिठाई खाए। माली को लगता है कि आज पिताजी थोड़े मूड में हैं, तो वो उससे ज़्यादा बात करने के प्रयास नहीं करता। दोनों जो है वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जगन देखता है कुछ दिन बाद उसको ग्रेस नहीं दिखाई देती है वहाँ, 2 4 5 दिन से ग्रेस दिख नहीं रही है, जबकि वो ग्रेस का अफेक्शन उसके साथ हो गया है। ग्रेस उसको अच्छी लगती है कि ग्रेस जो है जेंटल लड़की उसको नज़र में है। वो माली से पूछता है कि ग्रेस कहाँ है? कहते कहीं जहाँ गई होगी वहाँ गई होगी, उसकी अपनी निजी जिंदगी है, जहाँ वो जाना चाहे वहाँ जा सकती है। कौन? ग्रेस। जगन कहता है ऐसे कैसे भाई, तुझे तो पता होगा कहाँ है। कहता है मुझे कुछ नहीं पता, कोई काम से गई है, जहाँ जाना सकती वो जा सकती है। उसके अलावा एक बात और बोलता है वो फिर बाद में, कि वो अब यहाँ रुकेगी भी नहीं, वो यहाँ रुकना नहीं चाहती, वो वापस कहाँ जाना चाहती है? अमेरिका जाना चाहती है। और अमेरिका इसलिए जाना चाहती है कि वो यहाँ बिजनेस पर्पज के लिए आई थी, लेकिन बिजनेस का उसका काम पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसका यहाँ रहने का मन नहीं है। इसलिए पिताजी जी वो यहाँ नहीं रह रही, वो कहाँ जाएगी? अमेरिका। जगन सोचता ऐसे कैसे जाएगी, तो शादी करके लाया, उससे कैसे जाएगी यहाँ से? लेकिन फिर भी माली से उससे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जगन अपनी दुकान में चला जाता है। ठीक। और जाके कजन से कहता है कि यार आजकल ग्रेस जो है मेरे घर में नहीं दिख रही, मुझे ग्रेस से बात करनी है। तो कजन कहता है बात तो कर ले, घर में तो होती है ग्रेस। कहता होती तो है, लेकिन साथ में कौन? माली होता है। माली के सामने मैं उससे बात करना नहीं चाहता, मैं अकेले में किससे बात करना चाहता हूँ? ग्रेस से। तो कहता ठीक है, मैं तेरे लिए अरेंजमेंट कर सकता हूँ। मैं एक काम कर, कि आजकल माली जगह देख रहा है मशीन फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए। कौन सी जगह? हिल्स रोड। तो हिल्स रोड पे जगह देखने जाएगा, मैं उसको उधर एंगेज कर दूंगा। उस दौरान ग्रेस घर में अकेली होगी, तू तो जाना और उससे बात कर लेना। तो जगन मौका ढूंढता है, और यूजुअल टाइम 7 8 बजे जब घर आने का होता है, उससे पहले ही घर आ जाता है। ग्रेस चौंक जाती है, पिताजी आज आप जल्दी घर आ गए। बोला हाँ आप इधर आओ, मुझे आपसे बात करनी है। जब उससे बात करता है तो पूछता है बताओ क्या, कि क्या चक्कर है, क्या तुम और आजकल जगन दोनों ठीक है, ग्रेस और माली दोनों आपस में ठीक से बात नहीं करते हैं? तो ग्रेस जो है बोल नहीं पाती है कुछ चीज़ें। फिर ग्रेस एकदम से थोड़ा इमोशनल होती है, तो जगन को लगता है कि अगर मैं इसे कुछ और पूछूंगा तो शायद ये रो देगी। फिर जो है जगन जो है वहां से वापस रवाना होने वाला होता है, तो पीछे से ग्रेस बोलती है कि पिताजी मो, मो का मतलब माली। ग्रेस जो है मो वर्ड किस लिए इस्तेमाल करती है? माली के लिए। ठीक है, कि वो जो माली है वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूँ। माली नहीं चाहता मैं यहाँ रहूँ, मुझे यहाँ से वापस जाना है। कहाँ? अमेरिका। जगन कहता ऐसे कैसे जाएगी, पहले तो मेरी मर्जी के बिना तन ब्याह लाया हो, और मैं यहाँ शादी करता हूँ बाहर से ले आया, और ले आया तो अब वापस थोड़ी जाएगी, हमारे यहाँ वापस नहीं जा सकती, आप उसकी पत्नी हो, आपको यहीं रहना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं, हमने शादी नहीं की है। माली ने कहा था एक बार हम चलते हैं, बिजनेस सेट हो जाएगा अच्छे से, दोनों बढ़िया से शादी करेंगे। लेकिन अब उसका प्लान चेंज हो गया है, मेरे पास जो पैसे जो थे, कितने? 2000 और डॉलर, वो भी क्या है, ख़त्म हो गए, और अब मैं वापस जा रही हूँ। जगन इस बात से थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, और जगन अपने दुकान की तरफ वापस चल पड़ता है। जगन वहाँ दुकान पे जाके बहुत टेंशन में आता है, उसको लगता है मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई। ये दोनों लड़के लड़की नालायक, कौन कौन? जगन और माली, माली और ग्रेस, माफ करना, माली और ग्रेस, ये दोनों नालायक मेरे घर में रह रहे थे, लेकिन बिना शादी के लिए, अनमैरिड।
मेरे घर को इन्होंने टेंटेड कर दिया है, मेरे घर को इन्होंने पोल्यूटेड कर दिया है, घर मेरा प्लेग्ड हो गया है, घर बर्बाद हो गया है। ये घर जो मुझे मेरे माता पिता से मिला है, अब मुझे इन लोगों से बात करने का कोई मन नहीं है। इसलिए क्या करता है, अपने घर का एक हिस्सा जिसमें खुद रहता है, अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर लेता है। किससे? माली से और ग्रेस से। ठीक। और इस इधर वाले हिस्से में रहने लग जाता है और अपने आप को एकदम से आइसोलेट से इंसुलेट की तरफ चला जाता है, यानी रोशनदान वगैरह सब बंद कर देता है। वहां तक तो अलग कर दिया, लेकिन बीच का जो बरंडा है, आने जाने का रास्ता, वो लगता है वो सेम है। उसको लगता है जहाँ वो लोग पैर रखते हैं वहां मैं पैर रखूंगा तो मेरी भी पापी हो जाऊंगा। इसलिए घर का जो पीछे वाला रास्ता है उसको साफ करने लग जाता है। और जो उस घर के रास्ते को साफ करता है तो उसको अपने पुरानी याद आ जाती है। और हम चैप्टर नंबर 11 और 12 में एंटर कर जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि चैप्टर 11 और 12 दोनों उसकी पास्ट मेमोरीज से बिलोंग करते हैं, जिसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं और रेमिनिसेंस की बात करते हैं। यादों में खो जाता है और उसको याद आता है कि कैसे वो अपने भाई के साथ और अपनी बहन के साथ वहाँ उस घर में रहा करते थे। जब बारिश का मौसम होता था, सीजन आता था, तो ग्रास होपर्स जो थे ऐसे जानवरों को पकड़ते थे। उसकी छोटी बहन जरूर ये बहन उसकी जरूर ये बोलती थी कि मैं पिताजी से शिकायत करूंगी, लेकिन फिर भी दोनों भाइयों को बड़ा मजा आता था और वो शायद उसका घर बहुत अच्छा था उस समय। अब दुनिया चूंकि बदल चुकी है, भाई की भी शादी हो गई है और बहन की भी शादी हो गई है, तो दोनों अलग अलग रास्ते पे चले हैं। भाई जो है विनायक स्ट्रीट में रहता है। ठीक। ये सब बातों को याद कर रहा होता है और करते 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 उसको अंबिका की याद भी आती है और उसको अपने शादी के दिन याद आ जाते हैं और कहता है कितना बढ़िया समय था, मैं और मेरी शादी की प्रिपरेशन थी और मेरे पिताजी ने मेरे भाई को मेरे साथ भेजा किसके लिए? सगाई के लिए। ठीक। मैं और मेरा भाई दोनों तैयार होके गए। मेरे मन में बहुत लड्डू फूट रहे थे कि मेरी सगाई होने वाली है। हालांकि 3-4 पहले छूट गई 4 बार, लेकिन अब की बार पक्का प्रोग्राम था कि हो ही जाएगी। तो वो जब वहाँ जाते हैं तो रास्ते में ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ के माइले नामक स्टेशन तक जाते हैं। और माइले के बाद एक स्टेशन है त्रिची। उसके बाद तांगे से, है ना, घोड़ा तांगे से बैठ के और उस ससुराल में पहुंच जाते हैं। और उस प्यारे से ससुराल का नाम है कुप्पम। कहाँ? कुप्पम। कुप्पम में जब वहाँ पहुँचते हैं तो पहुँच जाते हैं और जगन से पूछताछ होती है, जगन से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जगन कहता है मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट? हिस्ट्री। हालांकि ससुराल वाले साले गणित पढ़ने वाले थे, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले थे, लेकिन जगन तो हिस्ट्री वाला है। उसका भाई उसको समझा के लेके गया था कि इधर उधर तुझे ताकना नहीं है, एक सभ्य लड़के की तरह चुपचाप बैठना है। खाना वाना परोसा जाए तो नहीं खाना है, खाने का मन भी करे तो सभ्यता से खाना है। 4 जलेबी दिखें तो जलेबी का एक टुकड़ा तोड़ के खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। जब उसके सामने जलेबी और भाजी परोसी गई तो खाने का मन कर रहा था, लेकिन हाथ पीछे कर लिया, चुपचाप बैठ गया। फिर भी एक आधा तोड़ के बेचारे ने खा लिया और कॉफ़ी पी ली। जलेबी इतनी टेस्ट लग रही थी, मन कर रहा था चारों खा जाऊं, लेकिन खा नहीं रहा था। उसको लग रहा था कि शायद भाई गड़बड़ नहीं कर दे कुछ, क्योंकि सारा कंट्रोल किसके पास? भाई के पास। तो इधर जलेबी हाथ में उठाए, उधर भाई की नज़र दिखे तो जलेबी डाउन। ऐसा मामला किसका? जगन का। ठीक। कुल मिला के सारी बातचीत होगी, फिर लोग इकट्ठे हुए और वहाँ लड़के को देख लिया और वहाँ से वो लोग वापस रवाना हो गए। रास्ते वापस रवाना, और तो भाई जो कह रहा था कि कहाँ इनके ट्रेन भी 2-2 घंटे में आती, स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, कैसा गंदा स्टेशन है। जगन कहता है भाई कहाँ गंदा है, बहुत बढ़िया है। ऐसे बोलता है वो। कैसा नहीं है, बहुत अच्छा है। कजन का बड़ा भाई कहता अच्छा अभी से बढ़िया है। ठीक है। वो घर पहुंच जाते हैं और घर जाते ही उसको लगता है सब लोग मुझे पूछेंगे लड़की तुझे कैसी लगी। और थोड़ा निराश महसूस करता है, ऐसा लगता है किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे पूछ नहीं रहा कोई कैसा लगा। उसके बाद और वो चाह रहा है कि सब पूछें, इधर उधर जाता है लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन अचानक से रिश्तेदार थोड़े इकट्ठे होने लगते हैं, थोड़ा माहौल सा बनने लगता है। वो लगता है कुछ ना कुछ बात है। और उधर लड़की वाले वहाँ आते हैं, किसको देखने के लिए? घरवार को देखने के लिए और रिश्ता तय करने के लिए। वहाँ जब आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, सब प्रोग्राम फिक्स होते हैं। दहेज वहेज भी फिक्स हो जाता है और शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है। शादी की तारीख 10 सितंबर कि भाई जगन तेरी शादी होनी है कितने तारीख को? 10 सितंबर को। और दहेज में रुपए लेंगे 5,000। 5,000 में 2500 एडवांस में दे देंगे और 2500 बाद में दे देंगे। ठीक। लेकिन जगन का ध्यान डोहरी में नहीं है, जगन का ध्यान अंबिका में है, उसका मन तो उधर ही अटका है। सब सारे प्रोग्राम हो जाते हैं और जगन की शादी का दिन आ जाता है और उसकी शादी होती किसके साथ? अंबिका के साथ। और अंबिका को लेके अपने घर में आ जाता है।
पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, बीए पढ़ रहा है उधर, लेकिन फेल हो जाता है नालायक बार बार। और अब तो पास होना बिल्कुल बंद ही हो गया है शादी के बाद। घर वाले देखते हैं ये तो पढ़ेगा नहीं नालायक, भाई भी उसको बोलता है कि घर वालों के लिए भी टाइम निकाल, बहन भी बोलती है भाई ईद का चांद मत बन, घर वालों के लिए टाइम निकाल। लेकिन जगन को कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि माली जगन की और अंबिका की दोनों की लड़ाई भी होती है कि कहाँ चली जाती है तू, सारा घर का काम करती है, इधर उधर मत जाया कर, मैं बैठा हूँ मेरे पास रहा कर। हाँ ऐसा है उसमें, देखना पड़ना। तो ऐसी बातचीत भी होती है किसकी, जगन और अंबिका की। कुल मिला के जीवन उसका कुछ दिन ठीक चल रहा होता है, थोड़े साल बीतते हैं, 1 साल बीतता है, 2 बीतता है, 3 बीतते हैं, 10 बीत जाते हैं। पर सिर्फ 2 ही हैं, तीसरा नहीं है, यानी उनके कोई बच्चा है, कोई संतान नहीं होती है। इस बात से घर में टेंशन चालू हो जाती है, लड़ाइयाँ चालू हो जाती है। जगन की मम्मी जो है यानी अंबिका की सास, वो जगन अंबिका को कोसना शुरू कर देती है। उधर वो कहती नहीं मेरे घर में तो सब ओके है, यहीं आके गड़बड़ है, वो इधर गड़बड़ है। कुछ मिला के दोनों की लड़ाई चलती रहती है। फिर बाद में डिसाइड होता है कि कोई हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, मंदिर चलते हैं। चलते हैं मंदिर, उस मंदिर का नाम है संतान कृष्णा टेम्पल, जो कि बद्री हिल्स पर, कहाँ, ठीक, उधर वो चल पड़ते हैं। बस में बैठ के जाते हैं वहाँ, और मंदिर पे पहुँच जाते हैं, वहाँ से वापस लौट के आते हैं। और जब वापस आते हैं तो कुछ दिन बाद खुशखबरी आती है, और 10 साल बाद उस व्यक्ति का जन्म, जिसका नाम क्या है, माली, मोह। और इस माली का जो जन्म हुआ, तो माली का जन्म हुआ तो ये सो रहा होता है चुपचाप। स्टेचू जो बना है उस पे सो रहा, सपने देख रहा था, कौन, जगन। इसकी माली चेहरा आते ही इसकी आंख खुल जाती है कि सारी परेशानी मेरे को इस दुष्ट माली की वजह से, जिसके लिए मैं संतान कृष्णा टेम्पल गया, इतनी पूजा तपस्या की, दुष्ट आदमी ने सबका बड़ा कर दिया। लेकिन अब वो अपने आप में चेंज्ड मैन था, क्योंकि उसको कौन याद आ रहा है, चिन्ना दुराई। कौन, चिन्ना दुराई, ठीक। तो उसको लगता है कि नहीं, अब ये सब चीज़ें मेरे बर्दाश्त के बाहर हैं, इन सब चीज़ों को मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अब मुझे इस दुनियादारी से कोई लेने देना नहीं है। अब मुझे जो चिन्ना दुराई ने रास्ता दिखाया था, उस रास्ते को मुझे अडोप्ट करना है। वो रास्ता बहुत बढ़िया है, मैं उस रास्ते के ऊपर ही चलता हूँ। और मैं कहाँ जाता हूँ, रिट्रीट में। रिट्रीट का मतलब एकांत में, मैं एकांतवास में जाना चाहता हूँ, एकांत में जाऊँगा। कौन, जगन। और एकांत में जाने की तैयारी कर लेता है। और एकांत में जब जाने की तैयारी करता है तो सोचता है गांधी जी के प्रिंसिपल को तो फॉलो करूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक। और वो अपने साथ क्या लेता है, चरखा और चेकबुक। हाँ, हालांकि पीछे हम एक बात और भूल के आ गए, कि वो उसके बीच में ये भी आती है कि अपने भाई से के बारे में जब सोचता है, कि उसके भाइयों को जब ये पता लग गया कि उस लड़की को लेके आ गया ग्रेस को, तो उसके घर वाले जो पहले ही उससे नाराज थे, अब तो बिल्कुल उससे बात नहीं करेंगे, ना उसका बड़ा भाई ना उसकी बड़ी बहन। यहाँ तक कि उसकी बहन ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि तेरा तो बाप भी, जिसका बाप जगन हो उसका बेटा तो ऐसा होना ही था, और ऐसी लड़की ले आया जो क्या आती है, बीफ खाती है। वो सारी बातें भी उसके ध्यान में आती हैं, ठीक। ले सब सोचता है, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ से जाना है। तो चरखा और चेकबुक लेके वहाँ से निकल रहा होता है। चरखा और चेकबुक जब लेके निकल रहा होता है वहाँ से, तो उसकी मुलाकात सामने कजन से होती है। कजन जो है बाबा आदम के ज़माने की साइकिल लेके वहाँ आ रहा होता है सामने से। उसको देख के समझ थोड़ा लगता है कि ये महान आत्मा साइकिल पे पहली बार कैसे, क्या चक्कर है। वो परेशान है, और भिड़ते भिड़ते किसी कार में वहाँ साइकिल रोकता है और कहता है रुक रुक रुक। जगन कहता है क्या बात है, कहता है मैं तो आपके पास ही आ रहा था, कहाँ थे आप। कहता है कुछ नहीं, मैं तो वहाँ सो गया था। कहाँ, स्टेचू से उस पे है ना, और मुझे नींद आ गई थी। कि तुझे नींद आ गई थी, यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और क्या हो गया कि माली को पुलिस ने पकड़ लिया है। किसको, माली को। और माली को पुलिस ने पकड़ा क्यों, इसलिए पकड़ लिया कि मालिक जिस कार में था, उस कार के अंदर शराब की बोतल जो है वो मिली है ना। और उसके साथ उसके दोस्त भी थे, शराब की बोतल मिली है। और चूंकि प्रोहिबिशन एक्ट लागू है, इसलिए शराब जो है उसके चक्कर में माली को पुलिस पकड़ के ले गई है। कजन कहता है मैंने हालांकि पुलिस वालों से बात की है, एसपी वेसपी से भी बात की, मेरी बहुत जानकारी है, क्योंकि मैं सबका कज़न हूँ, इसलिए मुझे सब लोग जानते हैं। तो मैं सारी व्यवस्था कर दी है, जगन माली को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने वकील भी कर दिया है, और उस वकील का नाम क्या है, गणेश राव, और वो उसको बचा लेगा। जगन को थोड़ा शॉक्ड होता है कि माली को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन अब वो चेंज्ड मैन है, उसको बहुत ज़्यादा इतना दिक्कत दिमाग में नहीं लग रही है। वो थोड़ी देर तो जवाब नहीं देता, फिर कहता तू क्या सोच रहा है, बता तो सही। कज़न कहता मैं कुछ नहीं सोच रहा, उसने गलती करी है तो गलती की सज़ा उसको मिलनी चाहिए, मिलेगी। और जैसा किया है उसको भुगतने दो। गलती करी है, गलती करके सीखेगा, तभी उसको समझ में आएगा।
मैं उसके वकील के लिए कोई पैसे वैसे देने वाला नहीं हूँ। ठीक, कौन कह रहा है? कजन कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमें माली को बचाना है, हमें माली को बचाना है। लेकिन जगन उस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जगन कहता है मैं तो तुझे ढूंढ रहा था, एक काम कर, ये चाबी पकड़ और ये जो चाबी है तेरे पास रख, दुकान अब मैं नहीं चला रहा, दुकान तुझे चलानी है। मैं जो माम्पी रोड है उसके ऊपर जाऊंगा और आगे जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट में मैंने रहना शुरू कर दिया है, वहीं रहूंगा। तुझे कोई दिक्कत हो तो मुझे आके वहाँ मिल लेना। हाँ, एक बात मैं तुझसे ज़रूर करना चाहता हूँ कि क्या तुझे पता है क्या ग्रेस कहाँ है? कहता ग्रेस एक हॉस्टल में रह रही है, वहीं वो काम करती है और वहीं रहने लग गई है। कहते ठीक है, अगर ग्रेस को अमेरिका जाने की ज़रूरत है और उसके लिए अगर टिकट के लिए पैसे चाहिए तो मैं तुझे कुछ पैसे दे सकता हूँ, और भी चाहिए तो पैसे तू मुझसे मांग लेना। लेकिन कैसे ना कैसे करके ग्रेस को जो है अमेरिका जाना चाहे तो उसको भेज देना, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ग्रेस जो है उसको जगन को बहुत अच्छी लड़की लग रही है तो उसकी वो केयर कर रहा है, जबकि खुद का बेटा जेल जा रहा है उसकी उसको कोई परवाह नहीं है। इतना कहकर वो कजन को क्या पकड़ाता है? चाबी पकड़ा देता है और खुद चरखा और चेक बुक लेके किधर चला जाता है? जंगल की तरफ चला जाता है। ठीक है, और पर्दा गिर जाता है और ये कहानी एंड हो जाती है। अच्छा, इसमें हमने एक बात और भी बीच में मिस कर दी कि उसको जब बाद में पता लगता है कि वो जो लेटर लिखता था वहाँ से उसका बेटा खुद नहीं लिखता था, लेटर लिखने वाली कौन थी? ग्रेस थी। ग्रेस लेटर लिखती थी और लेटर के एंड में जी और एम लिखा होता था। वहाँ जी का मतलब ग्रेस और एम का मतलब माली, यानी सारे लेटर कौन लिख रही थी? ग्रेस लिख रही थी, माली नहीं लिख रहा था। इस प्रकार से कहानी का एंड हो जाता है। अब अगर इस स्टोरी को हम आर के नारायण की नज़र से देखें तो हम कह सकते हैं कि इस टाइटल को देख के हमें ऐसा लगता है कि टाइटल डिसेप्टिव है, धोखेबाज है। धोखेबाज की इस टाइटल का नाम अगर पढ़ेंगे आप, वेंडर ऑफ स्वीट्स, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी मिठाई वाले की कहानी है। लेकिन ये किसी मिठाई की दुकानों के बारे में कहानी नहीं है, कहानी जगन की है जो इत्तेफाक से क्या है? मिठाई वाला है। ठीक है, और इस कहानी में अगर हम थीम के आधार पे देखें तो इसमें कुल मिला के 3-4 बातें हैं जिनके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, एनालिसिस कर किया गया है। नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फादर सन रिलेशनशिप। हमें इसमें जगन और माली के दोनों के रिश्ते की उतार चढ़ाव, उफान तूफान देखने को मिलता है कि उन दोनों का रिश्ता, उन दोनों का रिलेशन कैसा चलता है। तो उन दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में क्या है? फादर सन रिलेशनशिप को डिनोट किया गया है। तो जैसा कि आर के नारायण करता है, यहाँ पे रिश्तों के बारे में बात की गई है। दूसरी अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो जनरेशन गैप को डिनोट किया गया है, क्योंकि जगन जो है वो 60 साल के लगभग है और माली अपनी 21-22 में है, वहाँ है। तो वो दोनों में एक जनरेशन गैप है, तो दोनों की सोच में भी अंतर है। जैसा जगन सोचता है वैसा माली नहीं सोचता है। ठीक है, तीसरा, दो अलग अलग कल्चर के बीच में भी लड़ाई है। जगन इंडियन कल्चर को यानी ईस्टर्न कल्चर को, जबकि माली अमेरिका से आता है तो वो वेस्टर्न कल्चर को। तो दो कल्चर के बीच में क्लैश है, ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। यानी ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की लड़ाई, जनरेशन की लड़ाई। ठीक है, और लड़ाई किसके बीच में? फादर और सन। तो जनरेशन गैप की वजह से और ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर जनरेशन गैप हो, कोई आदमी 60 साल का, कोई 20 साल का, तो उस जनरेशन गैप को भी कम किया जा सकता है अगर कम्युनिकेट कर लिया जाए। अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर है और दोनों कल्चर अलग अलग हैं तो उन दोनों कल्चर की लड़ाई को भी खत्म किया जा सकता है अगर कम्युनिकेशन कर लिया जाए। बाप बेटे के अंदर माँ के डेथ को लेके यानी अंबिका की डेथ को लेके कम्युनिकेशन गैप है, उस गैप को भी खत्म किया जा सकता था। किसका सहारा लेके? कम्युनिकेशन का सहारा लेके। यानी कुल मिला के इन सब की जो मुख्य जड़ थी वो था लैक ऑफ कम्युनिकेशन। माली जो है और जगन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता था, और इस कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उनके बीच में क्या चलती थी? लड़ाई चलती है। अगर कम्युनिकेशन हो जाता तो शायद उनके साथ ये घटनाएं घटित नहीं होती। शायद जगन को हिम्मत करनी चाहिए थी कि जब उसको लगे कि माली जो है वो चीज़ ठीक नहीं कर रहा है तो बातचीत करनी चाहिए थी। शायद बातचीत करने से हल निकल जाता। छोटी छोटी बातें दोनों के मन में बड़ी होती जाती हैं और अंत जो है उसका जगन का रिट्रीट के साथ होता है, जबकि माली जेल में पहुंच जाता है। और इस प्रकार से उनकी कहानी एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है।
दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, अब इसको पढ़ लेना, इतना ही बहुत है, कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।